प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्ते। जाकिर सर की क्लास यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत बीए पार्ट थर्ड के पेपर फर्स्ट में मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे कि मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के बारे में क्या कहा, उन्होंने इसे किस प्रकार से परिभाषित किया। तो इसे हम पढ़ते हैं। तो पहले इसे जानने का प्रयास करते हैं कि सामाजिक क्रिया क्या है। इसके बारे में थोड़ा सा सामान्य परिचय हम देख लें। देखो, किसी भी क्रिया के लिए या किसी भी क्रिया को होने में दो या दो से अधिक व्यक्तियों का आवश्यकता होती है। व्यक्तियों को हम सामाजिक इकाई भी कहते हैं, क्योंकि समाज का निर्माण व्यक्तियों से होता है। लेकिन अगर समाजशास्त्र की बात हम करें तो सामाजिक संबंधों का जाल समाज है। यहाँ हम यह जान लें कि सामाजिक क्रिया में दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना जरूरी है। किसी एक तरफ व्यक्ति और दूसरी तरफ बेजान वस्तु के होने पर वह सामाजिक क्रिया नहीं होगी, क्योंकि सामाजिक क्रिया के अंतर्गत एक दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करना बहुत जरूरी होता है। सामाजिक क्रिया व्यक्तिक क्रिया से भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। तो एक व्यक्ति सामाजिक क्रिया नहीं कर सकता। किसी एक व्यक्ति द्वारा किसी एक व्यक्ति द्वारा किसी भौतिक वस्तु के साथ जो क्रिया की जाती है तो वह सामाजिक क्रिया नहीं है। सामाजिक क्रिया के संदर्भ में या सामाजिक क्रिया के संबंध में सबसे पहले जो विचार दिए थे वो अल्फ्रेड मार्शल ने दिए थे। अल्फ्रेड मार्शल के बाद इटली के समाजशास्त्री विल्फ्रेड पेरेटो ने विशिष्ट चालकों और भ्रांत तर्कों के संदर्भ में क्रिया की अवधारणा का उल्लेख किया। कहाँ के थे पेरेटो? इटली के समाजशास्त्री थे। उन्होंने अल्फ्रेड मार्शल के बाद में सामाजिक क्रिया की व्याख्या की थी। सामाजिक क्रिया के बारे में अन्य विद्वानों ने भी अपने विचार रखे, जिनमें वेवलिन, मैकाइवर, कार्ल मानहिम, टालकट पार्सन्स, सी राइट मिल्स प्रमुख हैं। सामाजिक क्रियाओं का जो संबंध है या सामाजिक क्रियाओं का जो जन्म है वो सामाजिक संबंधों से होता है। इसके बाद में हम थोड़ा देखें कि सामाजिक क्रिया के लिए कितने आवश्यक तत्व हैं। सामाजिक क्रिया के लिए मुख्य रूप से चार आवश्यक तत्व हैं। नंबर एक कर्ता, नंबर दो लक्ष्य, नंबर तीन साधन, नंबर चार परिस्थिति। यहाँ कर्ता से तात्पर्य सामाजिक क्रिया को करने वाले व्यक्ति से है। किसी भी क्रिया को करने के लिए एक या अधिक व्यक्तियों या कर्ताओं का होना जरूरी है। लेकिन हम पहले पढ़ चुके हैं कि इसमें कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए? दो। तो एकाधिक व्यक्ति होने चाहिए, यानी एक व्यक्ति सामाजिक क्रिया नहीं कर सकता, इसलिए कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए या दो कर्ता होने चाहिए। अब आगे है, दूसरा है लक्ष्य। कर्ताओं के होने से ही काम नहीं चलेगा, किसी लक्ष्य को लेकर के ही क्रिया करनी चाहिए, यानी उनका एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए, तभी वह सामाजिक क्रिया कहलाएगी। उस लक्ष्य को पाने के लिए व्यक्ति साधन जुटाता है। व्यक्ति का मतलब यहाँ किससे है? कर्ता से। यानी कि कर्ता उस लक्ष्य को पाने के लिए क्या जुटाता है? साधन। और यह जो क्रिया है वो किसी न किसी परिस्थिति में संपन्न होती है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक क्रिया में जो चारों आवश्यक तत्व हैं वो एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। कर्ता सामाजिक क्रिया करता है, वो किसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर साधनों के माध्यम से परिस्थितिवश जो कार्य करता है वही सामाजिक क्रिया है। समाजशास्त्री दृष्टि से सभी प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो सामाजिक क्रियाओं की श्रेणी में बिल्कुल भी नहीं आती। केवल वे क्रियाएं ही सामाजिक क्रियाओं के संबंध में जानी जाती हैं या सामाजिक क्रियाओं की गिनती में आती हैं जो अर्थपूर्ण हो
और जिनका संबंध व्यक्ति के भूत, भविष्य या वर्तमान से संबंधित हो। इसके बाद में हम आगे देखते हैं क्रिया के संबंध में या सामाजिक क्रिया के संबंध में वेबर के विचार। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के बारे में क्या कहा? तो सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि समाजशास्त्र की जो केंद्रीय अध्ययन वस्तु है वो सामाजिक क्रिया है। मैक्स वेबर ने यह कहा कि सामाजिक क्रिया ही समाजशास्त्र की केंद्रीय अध्ययन वस्तु है। वेबर ने सामाजिक क्रिया की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की और इसे व्यक्तिक क्रिया से भिन्न माना। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति को दर्शाने के लिए वेबर ने सामाजिक क्रिया के सिद्धांत का सहारा लिया। उनका सामाजिक क्रिया का सिद्धांत भी आदर्श रूप का एक प्रकार है। सामाजिक क्रिया का जो सिद्धांत है वो भी आदर्श प्रारूप का एक प्रकार है। वेबर ने ही आदर्श प्रारूप की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। वेबर ने सामाजिक जो क्रिया है उसके अर्थपूर्ण सामाजिक क्रिया के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। इन्होंने सामाजिक क्रिया का जो सिद्धांत है वो अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम इसे हिंदी में अनुवाद करें तो इसका मतलब होता है सामाजिक और आर्थिक संगठन का सिद्धांत में प्रतिपादित किया। अब जैसे मान लो आपसे कोई पूछे कि वेबर ने सामाजिक क्रिया का सिद्धांत किस पुस्तक में दिया, तो किस में दिया? द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद आगे देखो, समाजशास्त्र को सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना। किसने? वेबर ने। वेबर ने यह कहा कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का अर्थपूर्ण रूप से अध्ययन करता है। देखो, इन्होंने सामाजिक क्रियाओं को केंद्रीय अध्ययन वस्तु बता दिया समाजशास्त्र की, और समाजशास्त्र को यह कह दिया कि सामाजिक क्रियाओं का ही अध्ययन करता है। वेबर के अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का अर्थपूर्ण बोध कराने का प्रयत्न करता है। यानी सामाजिक क्रिया का अर्थपूर्ण बोध कराता है, ये उसकी मीनिंग बताता है हमें कि समाजशास्त्र क्या है, ना कि समाजशास्त्र क्या है इसका बोध कराता है, बल्कि समाजशास्त्र जो विज्ञान है वो है सामाजिक क्रियाओं का अर्थपूर्ण बोध कराता है हमें। यानी कि हमें यह बताता है कि सामाजिक क्रिया क्या है। कौन बताता है? ये समाजशास्त्र। इसके बाद में आगे हम देखें वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया का अर्थ, यानी वेबर ने सामाजिक क्रिया का क्या अर्थ बताया, उन्होंने क्या कहा सामाजिक क्रिया के बारे में। किसी क्रिया को सामाजिक क्रिया तभी कहा जा सकता है जबकि इस क्रिया को करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा लगाए गए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ के कारण यह क्रिया दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार द्वारा प्रभावित हो और उसी के अनुसार उसकी गतिविधि निर्धारित हो। वेबर ने यह कह दिया कि कोई भी क्रिया सामाजिक क्रिया तभी होगी जब किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा व्यक्तिनिष्ठ अर्थ के कारण यह क्रिया दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार से प्रभावित हो। यानी कि क्रिया, कोई एक व्यक्ति जो कार्य कर रहा है वह दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार से अगर प्रभावित हो गया तो वह सामाजिक क्रिया कहलाएगी, और उस दूसरे व्यक्ति का जो व्यवहार है उस व्यक्ति के संबंध में उसी के अनुसार उसकी गतिविधि निर्धारित हो, तभी वह सामाजिक क्रिया कहलाएगी। तो व्यक्ति का व्यवहार और कर्ता द्वारा दिया गया अर्थ या व्यवहार किसका है? दूसरे व्यक्ति का। दूसरे व्यक्ति का व्यवहार और कर्ता द्वारा उसका दिया गया अर्थ दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? सामाजिक क्रिया। वेबर ने तो कहा था कि स्वयं कर्ता द्वारा दिया जाने वाला अर्थ ही सामाजिक क्रिया है, लेकिन पेरेटो ने कह दिया कि दूसरे व्यक्ति जो अर्थ देते हैं किसी कार्य को वही सामाजिक क्रिया है। यानी कि दूसरा व्यक्ति उस कार्य को क्या अर्थ दे रहा है तो वह सामाजिक क्रिया है। और वेबर कहता है कि स्वयं व्यक्ति कर्ता द्वारा दिया जाने वाले अर्थ को ही महत्वपूर्ण माना है। किसने? वेबर ने। इसके बाद में हम आते हैं सामाजिक क्रिया की विशेषताएं। तो सामाजिक क्रिया की जो विशेषताएं हैं उनमें हम महत्वपूर्ण विशेषताओं को पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण विशेषताओं को जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। कोई भी एक व्यक्ति सामाजिक क्रिया नहीं कर सकता, इसलिए
सामाजिक क्रिया के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना जरूरी है। एक दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करना। कोई भी क्रिया सामाजिक क्रिया तभी कहलाएगी जब वह एक दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करे। उदाहरण के लिए, अगर मान लो दो व्यक्ति एक व्यक्ति आमने सामने दो व्यक्ति सड़क पर आमने सामने से आ रहे हैं, यानी एक व्यक्ति तो जा रहा है और एक व्यक्ति उधर से आ रहा है। अगर मान लो उन दोनों व्यक्तियों की साइकिल भिड़ जाए, जैसे कि मान लो वो साइकिल से आ रहे हैं या किसी बाइक से आ रहे हैं, तो उन दोनों की अगर साइकिल या बाइक भिड़ जाए और उसके बाद वो एक दूसरे से कहासुनी करें या एक दूसरे से मारपीट करें, तो वह सामाजिक क्रिया कहलाएगी, क्योंकि एक व्यक्ति का व्यवहार दूसरे व्यक्ति के व्यवहार से प्रभावित हो रहा है। और अगर वे दोनों व्यक्ति एक दूसरे को कुछ कहे बगैर अपनी अपनी साइकिलें उठाएं या अपनी अपनी बाइक उठाएं और चल दें, तो वह सामाजिक क्रिया नहीं कहलाई, क्योंकि एक दूसरे का व्यवहार उससे प्रभावित नहीं हुआ। इसी प्रकार अगर बरसात के मौसम में बरसात आने पर एक व्यक्ति छाता लगाता है और दूसरा व्यक्ति भी छाता लगा लेता है, तो वह सामाजिक क्रिया नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति के कारण उस व्यक्ति ने छाता नहीं लगाया है, उस व्यक्ति के व्यवहार से वो दूसरा व्यक्ति प्रभावित नहीं हुआ है। उसने तो प्रकृति के माध्यम से प्रभावित होकर के ही छाता लगाया है, इसलिए वह सामाजिक क्रिया नहीं कहलाएगी। अध्यापक द्वारा कक्षा में विद्यार्थियों को कुछ कहा जाए कि अपनी किताब निकालो या अपनी नोटबुक निकालो और नोट करो, और विद्यार्थी अगर उसको नोट करने लग जाएं, तो वह सामाजिक क्रिया है, क्योंकि विद्यार्थियों का व्यवहार अध्यापक के व्यवहार से प्रभावित हो रहा है। तो इतना समझ लें हम कि अगर एक दूसरे के व्यवहार से एक दूसरा व्यक्ति प्रभावित हो तभी वह सामाजिक क्रिया कहलाएगी, नहीं तो वह सामाजिक क्रिया नहीं होगी। सामाजिक क्रिया दूसरे व्यक्तियों के भूतकाल, वर्तमान और भावी व्यवहार द्वारा प्रभावित हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति भूतकाल में उसे दी गई गाली का बदला लेने के लिए अपने शत्रु के साथ मारपीट करता है, तो उसकी यह क्रिया सामाजिक क्रिया कहलाएगी। तो ये कैसे कौन से व्यवहार से प्रभावित हुई? भूतकालीन से, क्योंकि पहले उसने उसको क्या दी थी? गाली दी थी, इसलिए वो उसका बदलाव ले रहा है, तो प्रभावित हो रहा है एक दूसरे से। इसी प्रकार से अगर नेता के साथ साथ भीड़ द्वारा नारेबाजी और जय जयकार कर किया जाए, तो वह भी सामाजिक क्रिया है, क्योंकि भीड़ का व्यवहार नेता के व्यवहार से प्रभावित हो रहा है, नेता की क्रिया की प्रतिक्रिया है। नेता ने जय जयकार लगाना शुरू किया, जिंदाबाद लगाना शुरू किया, भीड़ ने शुरू कर दिया, तो वह सामाजिक क्रिया कहलाई जाएगी, ये तो नहीं कहलाएगी। आगे देखो, प्रत्येक क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं होती। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सामाजिक क्रिया के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना और एक दूसरे को प्रभावित होना जरूरी है। उदाहरण दिया था मैंने आपको छाते का, बरसात के मौसम में छाता लगा लेना। अगर बरसात के मौसम में सभी लोगों द्वारा छाता लगा लिया जाए तो वो सामाजिक क्रिया नहीं है। इसी प्रकार अगर बिजली कड़के और बिजली कड़कने से बच्चा डर जाए या कई बच्चे डर जाएं, तो वह सामाजिक क्रिया नहीं है। बच्चे एक दूसरे से प्रभावित नहीं हुए, व्यक्तियों से प्रभावित नहीं हुए, वो किससे प्रभावित हुए? प्रकृति से। इसलिए सभी प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो सामाजिक क्रिया नहीं है। सामाजिक क्रिया न तो व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली एक सी क्रिया को कहते हैं और न ही उस क्रिया को कहते हैं जो कि दूसरे व्यक्तियों द्वारा प्रभावित हो। जो कि केवल दूसरे व्यक्तियों द्वारा, यहाँ केवल शब्द पे हम ध्यान देंगे, केवल दूसरे व्यक्तियों द्वारा नहीं, उस व्यक्ति का भी उससे प्रभावित होना जरूरी है। दूसरे व्यक्तियों द्वारा या दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार द्वारा प्रभावित क्रिया में अंतर है। दूसरे व्यक्तियों द्वारा या दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों द्वारा, उदाहरण के लिए सड़क पर कुछ व्यक्ति आ रहे हैं और यदि वर्षा आने पर वे सभी अपना अपना छाता लगा लेते हैं, तो उनकी यह क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं कहलाएगी। मैं ये उदाहरण मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यानी कि पहले मैंने बताया कि वो सामाजिक क्रिया नहीं कहलाएगी। इसका कारण यह है, कारण क्या है कि छाता लगाना व्यक्ति दूसरे के व्यवहार से प्रभावित होकर नहीं लगा रहा है। क्यों लगा रहा है? प्रकृति से प्रभावित होकर लगा रहा है। इस प्रकार आज की क्लास में हमने सामाजिक क्रिया का अर्थ
और सामाजिक क्रिया की विशेषताओं को जाना। सामाजिक क्रिया का अर्थ सीधा सा यही है कि इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति जब एक दूसरे को अपने व्यवहार के माध्यम से प्रभावित करते हैं तो वह सामाजिक क्रिया कहलाती है। और इसकी विशेषताओं में दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना, एक दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करना, प्रत्येक क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं होती, ठीक है, ये इत्यादि इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। आगे की क्लास में हम सामाजिक क्रिया के प्रकारों को, सामाजिक क्रिया से संबंधित जो सामाजिक क्रिया को समझने की जो विधियां हैं उन्हें समझेंगे। धन्यवाद।